अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सिक्स लेसन। पिछले लेसन के अंदर लेसन 5 जो था हमारा, उसके अंदर हमने डेटा कलेक्शन मेथड्स पढ़े थे। उसके अलावा हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़े थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था उस लेसन का, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। उसके और जो सब कैटेगरीज थे या सब जो डिवीजन थी उसको हमने डिस्कस किया था एलॉन्ग विद एग्जांपल एंड कंप्लीट डिस्कशन। आज के आज का जो हमारा रिसर्च के हवाले से सेशन है, उसके अंदर हम बायोस्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। उसके जो हमारे रिलेटेड जो मीन, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज वगैरह, इनको देखेंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होता है और नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम देखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि टेस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट भी ब्रीफली देखेंगे उसको। तो शुरू करते हैं विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, द ग्रेशियस, द मर्सीफुल, पीस एंड सैल्यूटेशन अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि इस लेसन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स देखना है, टाइप्स ऑफ डेटा भी हमने देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी ऑपरेशंस हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अप्लाई करेंगे वो एक स्पेसिफिक हर डेटा के ऊपर सारे बायोस्टैटिस्टिक्स के जो ऑपरेशंस है वो अप्लाई नहीं होते। डिफरेंट डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो उस हवाले से हम डेटा के टाइप्स भी देखेंगे। उसके बाद जो बायोस्टैटिस्टिक्स के टर्म्स है या जो बेसिक टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब अगर बायोस्टैटिस्टिक्स को आप ज़रा बैकग्राउंड में चले जाए, तो बायोस्टैटिस्टिक्स जब भी हम लोग मैट्रिक में थे या एफएससी के अंदर थे, तो जब भी बायोस्टैटिस्टिक्स की बात आती थी तो एक तो वो जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि बायोस्टैटिस्टिक्स एंड के ऊपर रखा होता है जो बुक है। तो या तो वहाँ पे टीचर्स ऐसे ख़ास कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं करते, और या हम खुद वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी मतलब थक जाते हैं, या यूँ कह लें कि हमारा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो ये कि इसकी इतनी वेटेज भी नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर, तो ये मोस्टली या तो टीचर स्किप करा देते हैं या हम खुद स्किप कर लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें काफ़ी सारी होती है और ये मुश्किल भी होता है, उस तरह से पढ़ाया भी नहीं जाता। सो इसको मतलब एक किस्म का जब हम नाम सुनते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का तो हमें वैसे ही फील होता है कि ये तो कोई मुश्किल चीज़ है। बट डोंट वरी, इंशाल्लाह आज के सेशन में हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे और सिर्फ उन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे काम के। एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ों को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो ये है कि हमने उन टूल्स को आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को यूज़ करना है जो हमारे एक्चुअल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर काम आए। एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो शुरू करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो ये चीज़ें यानी डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ये चीज़ें हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। फॉर फर्दर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस अगर हम इसका एक निमोनिक बनाएं, कोपाई, नॉट क्यूटी पाए, कोपाई है, उसका आप याद रखें। सी से कलेक्शन ऑफ द डेटा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, पी से प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ए से एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड आई से इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो ये कोपाई आप याद रखें, तो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑब्वियसली व्हेन ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड आर एनी बायोलॉजिकल डेटा, देन इट्स कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वही स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशन अगर आप एनी बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं या बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहले कोपायो को हम उसी निमोनिक को याद रखेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोपायो का पहला जो लेटर है दैट इज सी, सी फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा। अब डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है और डेटा की कलेक्शन, एक प्रॉपर डेटा की कलेक्शन क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप अगर कंसिडर करें कि आप एक मेडिसिन या फार्मेसी की इंडस्ट्री लगा रहे, तो आपको रॉ मटेरियल के लिए, ऑब्वियसली ड्रग्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब आप एक प्रॉपर रॉ मटेरियल अगर आपको जहाँ पे मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, एक बेनिफिशियल चीज़ है कि आप एक प्रॉपर रॉ मटेरियल आपका हो ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। इसी तरह जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, जो रिसर्च आर्टिकल हम जनरेट करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर डेटा। अगर हमारा डेटा अच्छा होगा
तो हमारे रिजल्ट भी सही आएगा। अगर हम डेटा ही कोई अनएथिकल वे से या किसी का चुरा के या इम्प्रॉपर फेलिशियस डेटा हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे कंसिक्वेंसेस भी या जो कंक्लूजन्स होते हैं या रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं तो वो भी उसी तरह मिलिशियस या फेलिशियस के लिए तो वो भी ख़राब होंगे। अब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑब्वियसली क्वेश्चनेयर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आई वोंट गो इनटू दिस, बट यहाँ पे अगर देखें तो दो चीज़ें होती है, या तो इन पर्सन हम कलेक्ट करते हैं या वाया गूगल फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं। अब दोनों डिफरेंट मोड्स है, सही है। अब इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी के हवाले से अगर हम देखें तो इन पर्सन डेटा कलेक्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, जबकि गूगल फॉर्म्स के अंदर आप बैठे बैठे सबको सेंड करो और उनसे कहो कि इसको फिल करें तो दैट्स वेरी इजी। तो डिफ़िकल्टी के हवाले से दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। जो इसका है ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये डिफ़िकल्ट है इन पर्सन कलेक्ट करना डेटा, और गूगल फॉर्म्स के अंदर ये इसका एडवांटेज है कि वो ईजीली आप कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली इन पर्सन आप हर एक इंडिविजुअल को अप्रोच करते हैं अपने सैंपल के हर एक इंडिविजुअल को, तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, जबकि गूगल फॉर्म्स आप व्हाट्सअप करके 20, 25, 100, 200 लोगों को विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स आप व्हाट्सअप करके तो आपका टाइम बच जाता है। सो टाइम कंज्यूमिंग के हवाले से भी दोनों डिफरेंट है। इसी तरह अफोर्डेबिलिटी अगर आप देख ले तो पाकिस्तान के अंदर जितनी इन्फ्लेशन है, अगर आपका सैंपल 2000 या 1500 या 3000 है तो आप अगर इतने प्रिंट्स निकालते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अबाउट 1000 प्रिंट्स जो है आज के दिनों में तकरीबन 7 to 8000 आपको कॉस्ट करते हैं। तो अब वो भी पता नहीं है कि आपका क्वेश्चनेयर कितना है, 1 पेज के ऊपर है, 2 पेज के ऊपर है, आपका कंसेंट फॉर्म अगर अलग उसके ऊपर है, पेज के ऊपर है, तो वो कॉस्ट आपका और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हर फॉर्म के साथ आपने कंसेंट फॉर्म भी प्रिंट करके देना होगा फिर। तो इसी तरह अफोर्डेबिलिटी के हवाले से इन पर्सन बड़ा महंगा है, जबकि गूगल फॉर्म में आपको कोई प्रिंट वगैरह नहीं चाहिए होता है, वेरी इजी, आपका जितना लॉन्ग क्वेश्चनेयर हो कुछ भी हो तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। सो अफोर्डेबिलिटी के हवाले से गूगल फॉर्म बेस्ट है। उसके बाद एक्यूरेसी के हवाले से देखा जाए तो इन पर्सन मोर एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअली हर एक बंदे को अप्रोच करते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। सो वहाँ पे एक तो आपको ये पता होता है कि मेरा जो सैंपल है वही उसको फिल कर रहा है, और दूसरा ये होता है कि आपकी प्रेजेंस के अंदर उसको फिल किया जाता है। सो देयर आर मोर चांसेस कि आपका जो सैंपल है वो एक्यूरेट हो, जबकि गूगल फॉर्म चूँकि आप प्रेजेंट नहीं होते सो देयर आर मोर चांसेस कि उसमें कोई गलतियाँ हों। उसके बाद डुप्लीकेशन की बात आ जाती है, तो डुप्लीकेशन एक बंदा हो सकता है कि वो डबल फिल करे अगर आप उसको गूगल फॉर्म भेज दें। इसी तरह अगर इन पर्सन आप देंगे तो आपको पता होगा कि एक एक फॉर्म मैंने हर बंदे को दिया है अपने सैंपल के और वो फिल करके मुझे दे रहा है। सो डुप्लीकेशन इसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं गूगल फॉर्म के अंदर, और इन पर्सन डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद सैंपल कंटामिनेशन। अब सैंपल कंटामिनेशन क्या होता है? सैंपल कंटामिनेशन ये होता है कि आपने जो सैंपल का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया रखा होता है उस पर अगर कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए तो दैट विल लीड टू सैंपल कंटामिनेशन, यानी आपका जो एग्जैक्ट टारगेट सैंपल था उससे डिविएट कर जाता है, यानी वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते। तो इन पर्सन अगर है तो आपका सैंपल कंटामिनेशन मिनिमम होता है। क्यों? आप खुद लोगों को अप्रोच करते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरे सैंपल का हिस्सा है और आप खुद उसे फिल करवाते हैं, जबकि गूगल फॉर्म्स आप दोस्त को सेंड करते हैं, उसे कहते हैं आगे भी फ्रेंड्स को सेंड कर दे। अब उसमें आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये फॉर्म किसने फिल किया, क्या जिस बंदे ने फिल किया वो आपके सैंपल के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं। सो देयर मे बी अ चांसेस कि आपका सैंपल कंटामिनेट हो। तो उस हवाले से गूगल फॉर्म्स जो है वो मतलब इतने क्रेडिबल नहीं है, वैलिड नहीं है, जबकि इन पर्सन डेटा वो ज़्यादा बेटर होता है कि वो सैंपल कंटामिनेशन कम से कम काज करता है। बट पर्सनली मैं गूगल फॉर्म्स के, चूँकि आजकल डिजिटलाइजेशन है और आपको ऑब्वियसली अच्छा है कि आप गूगल फॉर्म यूज़ करें, बट उसमें ये है कि बेस्ट तो यही होता है कि आप क्लास के अंदर जाए, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्लास के अंदर जाए, उनको सबको उसी वक्त सेंड करें और उनसे कहे कि अभी इसको सबमिट करें आपके प्रेजेंस के अंदर। सो उससे ये होगा कि एक तो डुप्लीकेशन का जो वो है वो फैक्टर कम से कम हो जाएगा, दूसरा है कि आपका सैंपल कंटामिनेट नहीं होगा, आप उसी टाइम उससे सैंपल ले फॉर्म फिल करवा के और उसको बोल कि आप लोग इस फॉर्म को डिलीट करें और आगे किसी को फॉरवर्ड ना करें। सो आपका सैंपल कंटामिनेशन किसी हद तक उस पर जो है मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से करके आप किसी तरह भी मतलब इन एडवांटेजेस को जो आपके लिए फिजिबल हो आप इस दोनों में से कोई एक अडॉप्ट करते हैं।
आगे हम जाते हैं। अब हमने डेटा कलेक्ट किया, अब नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ऑर्गेनाइज करना, को पाए को याद रखना है आपने। अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसके 3 स्टेजेस हैं या 3 स्टेप है, स्टेप 1, 2 एंड 3। स्टेप 1 के अंदर आप एडिटिंग करते हैं, मीन आप अपने जो आपने फॉर्म या डेटा जमा किया हुआ है उनकी कंप्लीटनेस देखते हैं, जो इनकम्प्लीट फॉर्म होते हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं या वापस अपने रिस्पॉन्डेंट को देते हैं कि इसको कंप्लीट करें। इसी तरह अगर आपको कोई इनकन्सिस्टेंसी, नॉन होमोजेनिटी या इनएक्यूरेसी दिखती है या कोई रिलायबिलिटी के ऊपर आप कहते हैं कि यार ये रिलायबल नहीं है, तो आप ऐसे सैंपल को डिस्कार्ड करते हैं और जो आपका प्योर सैंपल होता है, जो आपके जिसके बारे में आप श्योर होते हैं कि ये एग्जैक्ट मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। आपने जो डेटा इकट्ठा किया उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे आप क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो आपने क्लासीफाई किया उसको आप डिफरेंट टेबल्स के अंदर उसको आप उसके टेबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर का टेबल बना लिया, आपने एज का टेबल बना लिया, आपने रेस का टेबल बना लिया, आपने किसी डिजीज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट का टेबल बना लिया, उसके बाद आपने रेटिनोपैथी या ब्रॉक्सिज्म या कोई भी इस तरह की बीमारी है कि जिसका आपने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने का मकसद क्या होता है? टेबल बनाने का मकसद ये होता है कि डेटा सारा आपके सामने पड़ा होता है। अब पैराग्राफ में अगर डेटा होगा या वैसे मतलब जम्बल्ड किस्म का पड़ा होगा तो आपको एक्सेस मुश्किल से मिलेगा, जबकि अगर टेबल फॉर्म पे होगा तो आप ऊपर हेडिंग देखेंगे कि ये कॉलम किस चीज़ का है और नीचे डेटा क्या है, तो आप डेटा के एक्सेस को ईजी बना लेते हैं। तो इसलिए टेबुलेशन हम कहते हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये 3 चीज़ें करके आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर जो आपने डेटा ऑर्गेनाइज करना है उसको प्रेजेंट करना है। अब डेटा प्रेजेंटेशन क्या है? डेटा प्रेजेंटेशन ये है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसको आप विजुअल शक्ल देते हैं। आप ग्राफ्स की सूरत में, डायग्राम्स की सूरत में या पिक्चर्स या हिस्टोग्राम, वेन डायग्राम, कोई भी ऐसी एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रेजेंटेशन। सही है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाता है। अब एनालिसिस क्या है कि डेटा आपने जो प्रेजेंट किया या जो आपने ऑर्गेनाइज किया उसको सिंपल ऑब्जर्वेशन या हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल टेक्निक्स के ज़रिए उसको क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए क्या करते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं कि इस डेटा के अंदर कौन से इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं, उनको निकालते हैं। उसके अंदर आप सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड वगैरह वो लगाते हैं आप इसके ऊपर। उसके बाद वेरिएशन के टेक्निक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन आ जाता है। अब ये इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहले इंटरप्रिटेशन को देख ले। दिस रेफर्स टू द ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। अब 2 किस्म के इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। अब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो डेटा एनालाइज्ड है उसको रॉन्ग तरीके से इंटरप्रेट करना, उसके कंक्लूजन रॉन्ग तरीके से निकाल लेना। तो ऑब्वियसली जब आपके कंक्लूजन रॉन्ग तरीके से उसको आप इंटरप्रेट करते हो तो द डिसीजन एंड द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च विल बी फेलेशियस। इसी तरह अगर आप करेक्ट इंटरप्रिटेशन करते हो तो वो आपके फ्रूटफुल और वैलिड जो एक किस्म के डिसीजंस होते हैं या कंक्लूजन्स होते हैं वो आते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन, फॉर एग्जांपल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं आपको इसका एक वो कहते हैं ना, वो एक शेर है कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। अब आपने सारा अगर सही किया हो, मतलब आपने सारा प्रोसीजर सही किया, उसके बाद आपने एनालाइज भी सही किया, पर आपने एंड के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं की, उसके कंक्लूजन सही नहीं निकाले एनालाइज डेटा से, तो आपका सारा रिसर्च क्या हो गया? ज़ाया हो गया। ऑब्वियसली जो ग्राउंड फैक्टर थे वो कुछ और थे, आपने गलत इंटरप्रेट किया और आपके पास रिजल्ट कुछ और आ गए, तो वो क्या हो गया? आपका रिसर्च बेकार चला गया। सो इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनालिसिस इन द रिसर्च। सही है। उसके बाद क्या आता है? अब इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के अंदर डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को खुद ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास से एक सैंपल लिया 100 बंदों का, उसके अंदर 75 जो थी वो गर्ल्स थी एंड 25 और बॉयज़। अब जो एनालिसिस के अंदर मुझे क्या पता चलेगा कि 25% क्या है? बॉयज़ है
एंड 75% क्या है, गर्ल्स है। ये मुझे एनालिसिस से पता चल गया, मैंने डेटा देखा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स एस्टैब्लिश किए, मुझे ये पता चल गया। अब 75 एंड 25 का जो रेशो है, अब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ तो इंटरप्रिटेशन कैसी होगी? इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी कि मैं कहूँगा, कंक्लूड करूँगा कि जो मेरा डेटा था उसके अंदर गर्ल्स वर मोर देन बॉयज। तो ये इंटरप्रिटेशन है। एनालिसिस के अंदर क्या था, जो हमें पता चला कि इतने बॉयज है इतने गर्ल्स है, कंक्लूसिव नहीं था। यहाँ पे कंक्लूसिव आपने एक स्टेटमेंट बनाना है, वो स्टेटमेंट ये था कि बॉयज वर लेस देन गर्ल्स या गर्ल्स वर मोर देन बॉयज। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के अंदर डिफरेंस है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सी जगहों पे ये पूछा जाता है या स्टूडेंट को खुद ही पता नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं कि एनालिसिस क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली मेकिंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालाइज्ड डेटा, और एनालिसिस क्या है, जो आपके पास डेटा आया है वो है क्या, वो फिगर्स क्या है, वो फैक्ट्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो आप कंक्लूड करते हैं कोई स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब आगे चलते हैं। ये फिर से आप सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये तो हर प्रेजेंटेशन में यही आते हैं, बट यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक दफ़ा आपको रिवाइज कराना मकसूद था, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे डाल दी ताकि आप लोग को एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाए। अब पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे मैं जल्दी रिवाइज करूँगा। पॉपुलेशन क्या है, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट दैट इज अंडर कंसिडरेशन फॉर योर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो कंप्लीट ग्रुप होता है, जो कंप्लीट आपके जो सेट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फिर सिंपल जो है, दिट इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन या दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके बेस पे अगर इसके जो कंक्लूजन आते हैं वो आप पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बिकॉज सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद पैरामीटर है, पैरामीटर इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड होते हैं, वो पैरामीटर होते हैं एक खास पॉपुलेशन का जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी पैरामीटर इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक, सही है, या कोई भी जिसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं या जो भी आप उसके ऊपर प्रोसीजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड पैरामीटर। उसके बाद डेटा है, डेटा हमारे पास जो आपका कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होते हैं बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डेटा, एंड डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो ये डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन के दौरान। बहुत से लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक ही कंसिडर किया जाता है, बट रिमेंबर कि डेटा रॉ फॉर्म होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपके पास आ जाता है, डेटा की प्रोसेस करके जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद जरा देख लेते हैं कि डेटा के टाइप्स क्या है। अब डेटा के टाइप्स क्यों जरूरी है? डेटा के टाइप्स इसलिए जरूरी है कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हर एक डेटा के ऊपर नहीं होते। हमें जब क्लास के अंदर सिखाया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट के नाम लिए जाते हैं बस टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे हर टेस्ट हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको याद रखें। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो ठीक है, बट ऑन द बेस्ट एप्लीकेबिलिटी कि हम उसको अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें आपको पता हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो आपकी स्टडी में हो सकता है आप रिसर्च करें 2, 3, 4, 5, 10 रिसर्च भी करें और आप उन टेस्ट को यूज़ भी ना करें, सही है। तो उन पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना, आपने इस पे फोकस करना है कि आप अपना जो रेलेवेंट आपका टेस्ट है, जो रेलेवेंट आपके डेटा से रिलेवेंट है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। अब डेटा क्या है? डेटा की 2 टाइप्स हैं, या तो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव फॉर एग्जांपल जेंडर, रेस, या कोई हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस तरह की जो ट्रेट है या जो डेटा है, दैट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्वियसली जैसा कि नाम बता रहे, इट इज़ अ क्वांटिटी, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह का, तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। अब अगर आप गूगल वगैरह पे जाएंगे और डेटा के टाइप्स देखेंगे तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल आएगा। क्वालिटेटिव को स्किप कर लेते हैं वो लोग, कैटेगोरिकल को ही क्वालिटेटिव समझा जाता है। वो भी ट्रू है, दैट्स नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बट अगर आप कुछ ज़्यादा ही सिस्टमेटिक वे से सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से 2 हिस्सों में करें। और इसको, क्योंकि कैटेगोरिकल भी बेसिकली यही है कि उनमें भी क्वांटिटीज़ होती है, बट उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? अब देखें, नॉमिनल का क्या मतलब है? नॉमिनल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल असलम ने क्लास को टॉप किया, तो या तो टॉप किया होगा या नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल असलम ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली, अब फर्स्ट क्या है? इट्स अ क्वांटिटी, सही है। अब उसने फर्स्ट पोजीशन ली या नहीं ली, नॉमिनल है, आप रैंकिंग नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं होता कि उसने फर्स्ट पोजीशन ली, फिर सेकंड पोजीशन ली, फिर थर्ड, दैट विल कम इन ऑर्डिनल, वो ऑर्डिनल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल असलम ने फर्स्ट पोजीशन ली, अली ने सेकंड पोजीशन ली और अहमद ने थर्ड पोजीशन ली। सो वो ऑर्डिनल में आ जाएगा जिसकी आप रैंकिंग कर सके, जिसकी रैंकिंग ना कर सके दैट इज नॉमिनल। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती है। ऑब्वियसली उसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस आपको कंसेप्ट पता है। डिस्क्रीट में ये है कि 1 2 3 10 20 इवन ऑड, वो सारा क्या है, डिस्क्रीट है, क्वांटिटीज है। उसके बाद कंटिन्यूस फॉर एग्जांपल जो कंप्लीट रेंज होता है एक, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस क्या हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, कंटिन्यूस ट्रेट है। उसके बाद हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कंटिन्यूस ट्रेट है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस ट्रेट के अंदर देते हैं, जो आपको पूरा रेंज देता है, एग्जैक्ट डिस्क्रीट फिगर्स के अंदर नहीं होता। सो ये डेटा के कुछ बेसिक वो है टाइप से। और ये आगे एक टेबल आएगा वेरिएबल का, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्यों ये हमने यहाँ पे इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर या डिफरेंट सब कैटेगरीज के अंदर डेटा को डिवाइड किया, क्योंकि हमें इसी बेस पे पता चलता है कि हमने किस डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन, कौन सा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन वी हैव ऑलरेडी डन विद इट, या तो आप टेबल्स के अंदर करते हैं, कोपाई के बेस पे क्योंकि हम लेके आ रहे हैं तो उधर मैंने बता दिया। कोपाई के अंदर क्या है, टेबुलेशन, आप टेबल बना सकते हैं, प्रोपोर्शनल बार डायग्राम बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं, बार डायग्राम बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कोई भी विजुअल डेटा को, कोई भी विजुअल आउटलुक देने के लिए क्या करते हैं, आप उसको प्रेजेंट करते हैं। यानी प्रेजेंटेशन मीन जो सिंपल कोई चीज़ प्रेजेंट करना किसी के सामने। सो डेटा को भी इस तरह एक विजुअल सेंस देने के लिए, एक विजुअल आउटलुक देने के लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं, दिस कॉल्ड डेटा प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ये तो हो गया स्टैटिस्टिक्स का बेसिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर, वो हमने डिस्कस किए। उसका रिलेटेड कोपाई का जो हमने पहले एक निमोनिक देखा था उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। अब एनालिसिस से पहले हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें कि सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मेजर है और वेरिएशन के कौन से मेजर है। अब सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर सारे एम से ही शुरू हो रहे हैं। तो मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है। इसी तरह 3 वेरिएशन के मेजर्स भी हैं जिसके अंदर रेंज आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें सब में क्या होता है। अब मीन जो है, मीन सबको पता है कि इट्स सिंपली कॉल्ड एवरेज। एवरेज जो भी है दैट्स कॉल्ड इन स्टेट के अंदर उसको हम मीन कहते हैं। सही, अब मीन क्या है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इट्स कॉल्ड मीन। उसके बाद मोड क्या है, आई थिंक द स्पेलिंग इज आल्सो रॉन्ग बट एनी हाउ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मोड क्या है। मोड इज बेसिकली द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड मोड। जो वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेकर 10 साल के बच्चों पर कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास 4 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आ गए, मतलब 4 साल के एज के बच्चे सबसे ज़्यादा है। मैंने 20 का सैंपल लिया हुआ है, उसमें जो है 12 बच्चे 4 साल के, बाकी कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 10 ना, इस तरह के। तो अब मेरा मॉड क्या है, मॉड क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 का जो डिजिट है, 4 का जो साल का जो वेरिएबल है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड मॉड। होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। मीडियन क्या है? मीडियन इज बेसिकली द सेंट्रल वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड आपने नहीं बोलना, क्योंकि जंबल डेटा के अंदर तो सेंट्रल फिगर कोई भी हो सकता है। जब आप डेटा ऑर्गेनाइज कर लेते उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगा दैट विल बी योर मीडियन। फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो उसके लिए ये फार्मूला लगता है, अगर ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इवन है तो उसके पास ये फार्मूला लगता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई भी डिस्कस करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मीडियन सिंपल सेंट्रल डिजिट है आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा के अंदर। उसके बाद इनको ज़रा अगर आपको शौक है दोबारा इसको देखने का तो दोबारा अब इसको एक दफ़ा रीड कर ले ताकि आपको खुद भी समझ आ जाए। बाकी वही चीज़ें मीन, मीडियन एंड मॉड। उसके बाद अगर आ जाए यहाँ पे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर पढ़े। अब 3 हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर ऑफ वेरिएशन। ये हमें बताते हैं कि डेटा किस तरह से स्प्रेड हुआ है। सही, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो ये हमारे पास तीनों मिला के क्या है,
मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले रेंज को देखते हैं। अब रेंज क्या है? रेंज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इन अ डेटा। अब आपके पास डिफरेंट डेटा, आपने पूरा डेटा कलेक्ट किया, उसकी मिनिमम वैल्यू जो है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल बी योर रेंज। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल पल्स रेट्स ऑफ 15 मेल रेजिडेंट ऑफ अ सर्टेन विलेज। पल्स रेट आपने फाइंड किया, सही है, 15 मेल बंदों का, और वो इस तरह से कुछ आ गया। अब सबसे मिनिमम वैल्यू जो आपके पास आई वो 54 थी। वो अब ये जरूरी नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है ना, इसलिए 54 यहाँ पे आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि पहले बंदे का 54 आया हो सकता है कि आखिरी बंदे का 54 आया हो और साथ में 85 यहाँ पे आया हो। तो फिर भी जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आई, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर रेंज। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि आपका 54 पहले ही आएगा या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो पहला पर्सन ही हो सकता है आखिरी पर्सन आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो और उसके साथ जो सेकंड लास्ट पर्सन हो आपका हाईएस्ट वैल्यू, या यहाँ कहीं दरमियान के अंदर पड़ा हो। ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा में ऑब्वियसली इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इसलिए आपका जो स्मॉलेस्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो यहाँ के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड रेंज। आगे अगर आप देखो, रेंज तो हमने कवर कर लिया। अब वेरिएंस है। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज बेसिकली द डिस्पर्शन ऑफ द डेटा, कि डेटा किस तरह से डिस्पर्स हुआ है। सही है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे डिस्पर्शन। वेरिएंस शोज द डिस्पर्शन ऑफ द डेटा, द लार्ज इज द वेरिएंस, द मोर इज द डिस्पर्शन इन द डेटा। सही है। इसको हम देखेंगे कि बेसिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ बिट कंफ्यूजिंग विद वन अनदर। आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएंस जो है हम एक्सट्रीम के जरिए देखते हैं कि एक्सट्रीम पे डेटा कैसे फैला हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन ये है कि मीन के साथ डेटा कैसे रिलेटिव है। लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं यहाँ पे जब वेरिएंस का जिक्र करूंगा तो मैं यहाँ पे मीन का भी जिक्र करूंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं मीन का जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि मैंने वहां पे कहा कि एक्सट्रीम पे कैसे फैला हुआ है, फिर यहाँ पे मीन को मैं क्यों दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन। दो कंपोनेंट से ये हमें बताते हैं कि हर एक नंबर जो है, हर एक वेरिएबल जो है वो मीन से कितना दूर है, एंड दस फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द सेट, और हर दूसरा नंबर यानी वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कितना दूर है, ये हमें बताते हैं। कौन बताते हैं? वेरिएंस बताते हैं। अब यहाँ पे जरा इस ग्राफ को अगर आप देखें, अब यहाँ पे देखो ना, डेटा सारा सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन क्या है? मिनिमम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्पर्शन थोड़ा ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड वाले के अंदर, तो यहाँ पे क्या है? डिस्पर्शन मैक्सिमम है। तो इस तरह से हमें बताते हैं कि डेटा कितना डिस्पर्स है। तो यहाँ पे वेरिएंस कितना है? हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे दरमियाना है, यहाँ के अंदर दरमियाना है। सही है। और यहाँ पे जो स्टीप बन रहा है जिसके अंदर सारा डेटा सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे वेरिएंस कम है। तो जितना वेरिएंस कम होगा उतना डेटा सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और जितना वेरिएंस ज्यादा होगा उतना डेटा ज्यादा डिस्पर्स हुआ होगा। अब वेरिएंस दो किस्म के होते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस और सैंपल के वेरिएंस। यहाँ पे देखो, ये फार्मूला तो सिंपल आपको आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस को आइडेंटिफाई करता है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, उसके बाद पॉपुलेशन का मीन है और पॉपुलेशन का साइज। ऑब्वियसली ये सारे वैल्यू आपको नोन होंगे तो आप पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है? आप पॉपुलेशन की वेरिएंस, सैंपल की वेरिएंस निकाल सकते हो। अब अगर दोनों फार्मूला को आप देखें तो ये फार्मूला और ये फार्मूला सिमिलर है, सेम नहीं है। हालांकि दोनों चीजें सेम है, वो पॉपुलेशन का वेरिएंस है, यहाँ पे सैंपल का वेरिएंस है, कुछ भी नहीं हुआ, वेरिएंस क्वांटिटी वही है, बट यहाँ फार्मूला सेम नहीं है, सिमिलर है। व्हाई? द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फॉर बोथ। यहाँ पे n सही है और यहाँ पे n-1, बट व्हाई? ये डिफरेंस क्यों है? अब अगर आप देखो यहाँ पे, या आप इस तरह से याद रखो कि यहाँ पे n कैपिटल है और पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन बड़ा होता है और n बड़ा है, बस सिंपल इस तरह से याद रखो। यहाँ पे सैंपल छोटा होता है हमेशा पॉपुलेशन से और इसका n भी छोटा है। बट यहाँ पे अगर आ जाओ तो n-1 क्यों है? चलो वो तो हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए कर दिया, बट n-1 क्यों है और यहाँ पे सिर्फ n क्यों है? तो चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस ज्यादा आता है, बेसिक फार्मूला इसका है, बट यहाँ पे जब हम इसको सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं, चूंकि सारी चीजें कम होती है तो सैंपल का जो वेरिएंस आता है वो कम आता है। उसको प्रोपोर्शनेट या आप इसको कोरस्पॉन्डिंग्स करने के लिए हम क्या करते हैं? n-1 करते हैं।
सही है, ताकि अब n-1 अगर हम करेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो सिंपल वेरिएंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल बी इन प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ द पॉपुलेशन। सही है, तो ये वेरिएंस के दरमियान प्रोपोर्शनेट करने के लिए हम n-1 करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर n-2 करें तो और भी ज्यादा हो जाएगा और अच्छे से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा। नहीं, अगर आप कहते हो कि 10-10 करूं तो फिर तो और भी n छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसके बराबर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बाद ये प्रूव किया गया है कि n-1 ही यहाँ पे आएगा तो ही जाके ये प्रोपोर्शनेट बनेगा इसके साथ। तो इस तरह से आपने n-1 ही करना है, बिकॉज इट्स मैथमेटिक्स, ये हमारी कोई मर्जी नहीं है कि हम कोई भी डिजिट लगा के इसको कर दें, बट आपको समझाने की खातिर कि आपको पता हो कि ये n-1 क्यों है और n क्यों है। क्यों? क्योंकि दोनों को प्रोपोर्शनेट करने के लिए या दोनों को कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने के लिए। सही है, क्योंकि वैल्यू एक है बट यहाँ पे वैल्यू के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी, जबकि वेरिएबल वेरिएंस एक ही चीज़ है, तो उसको हमने उस तरह से इसको कंपेंसेट किया। एनी हाउ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको इतना भी फोकस करें जितना मैंने किया। उसके बाद चलते हैं, इसको हम लास्ट पे देखेंगे कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ लेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत से ने पढ़ा भी होगा कि मेजर वेरिएशन बाय इंडिकेटिंग हाउ फार ऑन एवरेज द ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम मीन। अब एवरेज वैल्यू ऑब्जर्वेशन से के जो है वो मीन से कितने दूर है, यानी हर एक जो हमारे पास वेरिएबल है या वैल्यू है वो मीन से कितना दूर है। सही है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये कह रहा है कि इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अब स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है, सही है, ये वेरिएंस का ही फार्मूला है। इसका अगर स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए इसका अपोजिट होगा। कैसे? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और क्या हो जाएगा, वो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह से आप इसको याद रखें। सही है, उसके बाद डिफरेंसेस के अंदर हम दोबारा चले जाते हैं। तो डिफरेंसेस के अंदर वही इनकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन, फिर इसका फार्मूला, उसका फार्मूला, बट ये चीज़ आपने रखना है, इट हेल्प्स डिटरमिन द साइज ऑफ द डेटा स्प्रेड, इट मेजर द एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्पर्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी है आप अपने पास। उसके बाद ये कैलकुलेटेड किस तरह करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस लेके हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, और स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन लेके हम क्या करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। इसी तरह से बाकी ये सारे उसके फार्मूले वगैरह हैं। अब आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं। ये है 10 पॉइंट स्केल ऑफ ब्यूटी, इंटरनेशनल स्केल है। इसमें हम ज़रा देखते हैं कि ख़वातीन क्या है। अब अगर आप देखें कि ज़्यादातर डेटा कहाँ पे है, ये 68, 95, 99 का ये रूल है। सही है कि आपका जो पहला डिविएशन है 0.1 का, वो क्या है, वो आपका 68.2% का डेटा कवर कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्यूटी के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं या पॉपुलेशन के अंदर ब्यूटी देखना चाहते हैं तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे लाई करेगा। सही है, 68.2% पॉपुलेशन यहाँ पे लाई करेगा। दे विल बी फेयर और एवरेज ऑफ ब्यूटी उनके पास होगी। फिर अगर हम थोड़ा और भी ब्यूटी का स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं, सही है, तो वो लोग कम हो जाएंगे, 13.6% यहाँ, 27.2 समथिंग हो जाएगा। तो अब अगर इन दो को भी हम कंसीडर कर ले तो हमारे पास लार्ज डेटा यानी 95% लोग कवर हो जाएंगे अगर हम इसको भी इंक्लूड करें। अब ये 95% कहाँ है, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सारा डेटा इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ ये हिस्से नहीं है। 13.6 वो तो 26% है। तो सबसे ज्यादा मीन के हाँ वेरी लाई करता है डेटा, उसके बाद फर्स्ट डिविएशन के अंदर, उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर, उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर। सही, अब सेकंड पॉइंट के बाद अगर हम थर्ड पॉइंट भी हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 99.7% डेटा कवर हो जाएगा, यानी 99.7%। और उसके बाद जो 0.3% ब्यूटी है, दैट्स बियॉन्ड द लिमिट मीन। वो तो वो कहते हैं ना, हजारों में एक इतना खूबसूरत कोई आ गया। सही है, तो वो फिर वो लेवल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये आपका डिविएशन है कि किस तरह डिविएट करता है और कितने % लोग सेंटर की तरफ लाई करते हैं। सही है,
तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन को आपने याद रखना। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी फार्मूले को ले लेते हैं, अब ये चूंकि ब्यूटी का फार्मूला है तो ऑब्वियसली गर्ल्स विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट इट, सही है, क्योंकि बॉयज़ को तो ब्यूटी से कोई सरोकार है ही नहीं ना। जस्ट किडिंग, कोई मसला नहीं है, ऐसे नहीं नाराज़ हो जाओ। अब यहाँ पे देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ख़वातीन को ये इख्तियार दिया जाए, तो एक इंटरनेशनल स्केल है, चलो अगर ख़वातीन को ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी ब्यूटी को वो क्या करें, मतलब वो उसको स्टैंडर्डाइज करे, उसको रेट करे। अगर ख़वातीन, हर एक खातून को ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी ब्यूटी को रेट करे, तो फिर इस ग्राफ का आपके सूरत में, आपके जहन में क्या हशर होगा बेचारे का, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सही है। अब नेक्स्ट वाले को देखें, उस बेचारे का ये हशर हो जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि मीन फेयर तो कोई है नहीं ना, एवरेज ब्यूटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ख़वातीन के यहाँ। जस्ट किडिंग, वो भी हमारी सिस्टर्स ही हैं, बट एनी हाउ जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि मीन से सारे निकल जाएंगे, स्क्यूड या कहते डिविएटेड हो जाएंगे, सही है। तो अब डेटा क्या हो गया, सेंटर के यहाँ डिविएशन चेंज हो गई टुवर्ड्स एक्सट्रीम, सही है। तो इसी तरह से आपका डेटा स्क्यू करता है, इस कॉल्ड स्क्यूइंग। और ये कब होता है, किन सिचुएशंस के अंदर होता है, पॉजिटिव स्क्यूइंग और नेगेटिव स्क्यूइंग। तो ये देखो, मीन, मीडियन और मॉड के बेस के ऊपर ये डिविएट कर जाता है, सही। अब अगर मीन कम है मीडियन से एंड मीडियन इज लेस देन मॉड, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो डिविएशन कर्व है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। इसी तरह अगर सारे बराबर हैं, सही है, तो फिर ये वाला होगा, सही है। यानी अगर इंटरनेशनल रूल फॉलो किया जाए तो फिर ये होगा, अगर ख़वातीन का इख्तियार फॉलो किया जाए तो फिर या लेफ्ट साइडेड होगा या राइट साइडेड होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, अब ये इसका उल्टा है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड स्क्यूड जो है ये दोनों आपस में अपोजिट है। वहाँ पे मॉड सबसे बड़ा था, यहाँ पे मॉड सबसे छोटा है। तो इस तरह से ये क्या करता है, स्क्यूनेस आ जाता है डिविएशन कर्व के अंदर, और जो डेटा है वो आपकी मीन से साइड पे एक्सट्रीम की तरफ डिविएट कर जाता है। तो दिस इज हाउ डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरीज, द कर्व वेरीज। होप आपको कर्व से कुछ याद आ गया कि डिविएट डेटा किस तरह डिविएट करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस बेसिकली एन अजम्पशन और स्टेटमेंट दैट अ रिसर्चर मेक्स अबाउट हिज पॉपुलेशन, अबाउट एनी डिजीज, अबाउट एनी एलिमेंट। किसी भी चीज़ के मुतालिक जब एक रिसर्चर एक स्टेटमेंट बनाता है और फिर उसको टेस्ट करता है कि क्या उसका हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। हाइपोथेसिस इज पोटेंशियली उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होती है दैट इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, सही है, कोई भी उसको रॉन्ग प्रूव किया जा सके, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग 5 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ द नल एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है। पहले हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं, सही है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस लेवल उसका किया जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसके बाद डिफिनेशन ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन। ये सारी चीज़ें मैं ग्राफ पे आपको समझाऊंगा। पहले आपको ये 5 स्टेप्स पता होने चाहिए कि किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप कौन से 5 स्टेप्स करते। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस करते, उसमें अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस आ जाता है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस। फिर आखिर में क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस आपके सामने आ जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या है। हाइपोथेसिस के टाइप, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो या तो उसके हक में लेते हैं या ना हक होते हैं, यानी न्यूट्रल नहीं हो सकते। वो इमरान खान कहते हैं ना कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो न्यूट्रल नहीं हो सकते आप। या तो आप किसी के हक में फैसला देते हैं या किसी के खिलाफ फैसला देते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे दोनों हाइपोथेसिस को हम देखते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? इट asserts that there is no real difference in sample and general population. The difference found is accidental and arises out of sampling variation. ये आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली a negative hypothesis or hypothesis that negates the statement.
ये इसको एच नॉट भी कहते हैं, सही है। इसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द सैंपल रिजल्ट्स इज डिफरेंट देन द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। टू मिनिमाइज एरर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जोन ऑफ रिजेक्शन। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, जोन ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब उससे पहले हम एक प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी या पी वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली कि एक इवेंट के कितने चांसेस है कि वो होगा या नहीं होगा। अगर तो चांसेस उसके जीरो है तो फिर क्या है कि मीन दैट इवेंट इज नॉट अकरिंग। आपने जो डेटा इकट्ठा किया उसमें वो नहीं है, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। अगर वो है तो प्रोबेबिलिटी 1 या 100। तो ये प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज the relative frequency or probable chances of occurrence with which an event is expected to occur on an average. Denote the relative frequency or odds expressed as p range 0 to 1. P is equal to 0 mean there is no chance of an event to happen. When p is equal to 1 mean there is 100% chance कि वो हुआ है. Obviously 1 it means that there is या तो 0 या 1, जिस तरह वो कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं ना 0 या 1, या तो यस या नो। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इट मीन्स देयर इज चांस दैट द इवेंट हैज अकर्ड, सही। उसके बाद पी की वैल्यू इवेंट्स कितने, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए ये, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, सही। तो ये इस तरह की रेशो है। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको आगे ग्राफ के ऊपर समझ आ जाएगी। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली हम कर रहे थे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये है कि हम यहाँ पे अगर देखो आप कि यहाँ पे दो कर्व है, एक साइड पे हमने लिखा हुआ है कि नल हाइपोथेसिस है और एक साइड पे हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किया है, और एक दरमियान में एक थ्रेशोल्ड हमने रखा हुआ है, सही। ये थ्रेशोल्ड है हमारे पास। अब ये थ्रेशोल्ड क्या है कि इससे जब हमारे पास डेटा अगर नल हाइपोथेसिस का आगे जाता है तो इट मींस इट्स डिसओबेइंग द नल हाइपोथेसिस। ये समझ रहे हो? अगर थ्रेशोल्ड से डेटा, अगर हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं और इसका डेटा थ्रेशोल्ड से इस पार आ रहा है ऑन द राइट साइड, तो इट मीन इट इज डिसओबेइंग द नल हाइपोथेसिस। इसी तरह अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो इट मींस अगर ये थ्रेशोल्ड से इस साइड पे इसका डेटा आ रहा है तो इट मींस इट इज डिसओबेइंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग इज नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है। और यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिए तो ऑब्वियसली इट विल बी इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब अगर यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स है 100 कैंसर के, लंग कैंसर के, और उनमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी क्या है, स्मोकर्स हैं, तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये रॉन्ग है, ये थ्रेशोल्ड के उस पार आ रहा है, अल्टरनेटिव को फेवर कर रहा है, सही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फेवर कर रहा है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट वो लंग कैंसर के जो है वो क्या है, नॉन स्मोकर है, तो फिर इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस उबे हो रहा है। क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस यही था कि स्मोकिंग इज नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो ये हमारे पास उबे हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू है नल हाइपोथेसिस, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कहते हैं कि स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो अगर मेजॉरिटी हमारे पास क्या हो जाए, अब अगर 100 पेशेंट है और 70 या 80 हमारे पास स्मोकर्स हैं, तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को उबे क्या जा रहा है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस वो ट्रू होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी इस थ्रेशोल्ड के इस पार है, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, यानी स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, बट वो उनके जो मतलब जो सैंपल है हमारा लंग कैंसर के जो लोग हैं वो ज्यादातर नॉन स्मोकर है, तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादातर थ्रेशोल्ड के इस पार लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ओबे नहीं किया जा रहा, तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रॉन्ग है, फिर नल हाइपोथेसिस ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं,
टेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आपको एरर भी दिख रहा है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर वो एरर होता है, ये बेसिकली दोनों पर्सनल एरर ही आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस करते हैं कि आप किस तरह कंक्लूड करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टाइप 1 एरर के अंदर आप देखते हैं, अगर आप ये कर देते हैं कि आपका अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं बाय मिस्टेक, दैट टाइप ऑफ एरर विल बी कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसी तरह अगर आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है, सही है, और आप फेल हो जाते हैं टू रिजेक्ट इट, यानी आप फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। होप यू गॉट इट, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया और सिर्फ नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही आपको समझा दिया, आपको मजीद इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस आपका ठीक था और आपने उसको रिजेक्ट किया, दिस इज टाइप 1 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस आपका रॉन्ग था बट यू फेल्ड टू रिजेक्ट इट, you failed to reject it, that will be type 2 error in hypothesis testing। सही है, आगे चलते हैं। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स डेटा के अंदर आते हैं। अब डेटा के डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करवाने के लिए जो आप टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, द टेस्ट आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब फॉर एग्जांपल, अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो, ये उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जब आपके पास ज्यादा डेटा हो। जितना ज्यादा डेटा होगा उतने ज्यादा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं 20 बंदों का डेटा लेता हूं तो मेरे पास 20 बंदों के अंदर कम वेरिएबल यूज होंगे। अब अगर मैं 1000 या 1,00,000 लोगों का डेटा लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1,00,000 का तो बहुत ज्यादा हो गया, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 1,00,000 बंदों का डेटा, ऑब्वियसली कंट्री के लेवल पे किया जा सकता है, मैं 1,00,000 बंदों का डेटा लेता हूं तो वहां पे क्या, अब वो 1,00,000 लोग क्या होंगे, डिफरेंट एज के होंगे, उनका एज डिफरेंट होगा, उनका स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, उनके अंदर डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है, आई साइट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। अब ये सारे क्या है, करेक्टरिस्टिक, हर एक करेक्टरिस्टिक, हर एक ट्रेट क्या है, हर एक ट्रेट एक वेरिएबल है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उनके ज्यादा करेक्टरिस्टिक होंगे, उतने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। फिर उन वेरिएबल्स का आपस के अंदर जो हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उनके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, द टेस्ट आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। होप यू गॉट इट। अब देखते हैं कि कितने टेस्ट हैं। टेस्ट मेजरली 4 टेस्ट ही यूज होते हैं, जिसके अंदर जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं उसके, और ये सारे हम उसके ऊपर यूज करते हैं, SPSS के अंदर यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं करना होता, बट एनी हाउ आपको पता होना चाहिए। अब मैंने कहा था, जब मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा था उसके अंदर मैंने कहा था कि आगे एक वेरिएबल का टेबल आएगा और उस बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमने कौन से डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन, कौन सा सिग्निफिकेंट टेस्ट हमने रन करना है। अब हमारे पास, अब ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट चीज़ें लिखी जाती है। अगर आपने मैथ सही से पढ़ा हो, मेरा तो फेवरेट नहीं था, बट वो मेरा इसलिए फेवरेट नहीं था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, अदरवाइज मुझे मैथ आती थी कि मैथ क्या है, तो मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रांग था। वो अलग बात है कि मार्क्स नहीं आए कभी। बट अब अगर एक्स एक्सेस के ऊपर देखें तो हमेशा हम जब भी कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस होता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम वगैरह ड्रा करते हैं जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। अब वाई एक्सिस के ऊपर हम डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वैल्यू ड्रा करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको वर्टिकली शो किया और इसको हॉरिजॉन्टली शो किया ताकि आपको ये याद रह जाए। सही है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी और चीज की नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज दे डोंट अकर नॉर्मली, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? दे अकर नॉर्मली, या किसी स्पेसिफिक फिनोमेना के अंदर वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप लेते हो एज लेते हो और हाइपरटेंशन लेते हो। अब हाइपरटेंशन हर बंदे को नहीं होता, बूढ़े एज के लोगों को ज्यादा होता है। इसी तरह डायबिटीज या ओबेसिटी वो भी बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। अब बुढ़ापा क्या है? एजिंग क्या है? एजिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एज ने होना ही होना है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या ना हो, एजिंग फिर भी होगी। लेकिन
हाइपरटेंशन ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? एज के ऊपर डिपेंडेंट। जब एजिंग होगी तभी हाइपरटेंशन की तरफ लोग जाते हैं। सो दिस इज़ द वे दैट वी डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, होप यू गॉट इट। फिर हमने इसको फर्दर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिवाइड किया, इसको भी फर्दर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिवाइड किया। फिर हम देखते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है, सही, और यहाँ पे उसके अंदर क्वालिटेटिव है, तो फिर आप ये वाले टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्रॉस चेक आपने करना है, तो आपने ये वाले टेस्ट इसके अंदर अप्लाई करने होते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट है, सही है। अब काई स्क्वायर टेस्ट के हम ये 4 चीज़ें सिंपली देखेंगे, बाकी तो आपने ऑब्वियसली इसको SPSS के अंदर करना है, तो आपको ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेफिनेशन क्या है, आपको नो हाउ होना चाहिए। कभी वावे में, कभी किसी जगह पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, एजम्पशन एंड एप्लीकेशन आपको इसके पता होने चाहिए। अब डेफिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली सिग्निफिकेंट टेस्ट या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस that is used in order to find out the difference between observed and expected frequency of specific variables। किसी भी वेरिएबल के आप observed वैल्यू और expected वैल्यू obviously before रिसर्च आपको पता होते हैं, observed वैल्यू जो रिसर्च के बाद आपको डेटा कलेक्शन के बाद आपको पता चलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन दे आर अकरिंग, सही है, तो उनके अंदर डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग डिफरेंसेस इन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और नॉमिनल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया जब डेटा का हमने फ्लो चार्ट किया था। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। उसके बाद टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन एन ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। गुडनेस ऑफ फिट आगे देखते हैं क्या है, सही है। और इसका यूज़ क्या है? यूज टू एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटेगरी वाइज डेफिनेशन ही इसका यूज़ है, सही है। फ्रॉम अ रैंडम सैंपल इन ऑर्डर टू जज द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। इट इज़ यूज्ड बाय रिसर्चर हु आर स्टडिंग सर्वे रिस्पॉन्स डेटा। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर आप इसको नहीं करते हैं। कैन रेंज फ्रॉम डेमोग्राफी टू कंज्यूमर। डेमोग्राफी के ऊपर जो चेंजेस, डिफरेंसेस, डिफरेंट वेरिएबल्स, ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर ही हम करते हैं। तो डेमोग्राफी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, एज के लिहाज से, या पर्सनल डेमोग्राफी, या जो पर्सनल मतलब एज, जेंडर या इस तरह की चीज़ें हो गई, वो इसमें आ जाती है। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च टू पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स वगैरह, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अस। हाँ, उसके बाद इसके टाइप्स क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ये है कि एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी या उसकी अकरेंस क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंटली अकर होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर करियर को चूज करता है। अब क्या वो डिपेंडेंट अपॉन द सेक्स या जेंडर है या नहीं है? दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरह गुडनेस ऑफ फिट क्या है? हाउ वेल डज द कॉइन इन माई हैंड मैच अ थ्योरेटिकल फेयर कॉइन। मीन गुडनेस ऑफ फिट मतलब कितना आइडियल के करीब है। सो दिस इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। कोई चीज़ कितने आइडियल सीन उसके करीब है, अपने आइडियल वर्जन के करीब है, दिस इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये उसका फार्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। उसके बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास डेटा से आ जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने या तो प्रीवियस रिसर्चेस के बेस पे आपने एक्सपेक्ट किया होता है, या आपको वैसे जिस तरह मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर आपको पता हो तो मैंने कहाँ पे बताया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने ये आपको बताया हुआ है पहले। पी की वैल्यू जब मैं आपको बता रहा था, प्रीवेलेंस की वैल्यू, तो वो वहाँ पे आ जाता है। जब हमने कॉकरन्स फार्मूला पढ़ा था, हाँ मुझे याद आ गया, तो उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने बताया हुआ था। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिनोट्स द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कितना इंडिपेंडेंट कोई वेरिएबल, कितना इंडिपेंडेंट हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी दूसरी वेरिएबल से विदाउट इन रिलेशन विद द अदर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके अंदर 3 सिचुएशंस है, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 2 एंड देन लेस देन 2। तो उसके अंदर जो शेप बनता है ग्राफ का वो बताया गया कि बेल शेप्ड है, एल शेप्ड है, और यहाँ पे एल शेप्ड इनफाइनाइट ऑर्डिनेट एट द ऑरिजिन। तो ये चीज़ें बेसिकली आपके हैं।
बट यू डोंट नीड टू फोकस मच मोर ऑन दिस एरा, क्योंकि ये आपके वहाँ पे SPSS के अंदर ही होंगे टेस्ट सारे। उसके बाद कुछ एजम्पशंस है जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से एजम्पशन करते हैं। सबसे पहले आप जिस डेटा के ऊपर chi-square टेस्ट रन करते हैं, ऑल द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सही, वो कहाँ पे आपको पता चलेगा? जो वेरिएबल का टेबल मैंने पिछला दिखाया उससे आपको पता चलेगा कि किस किस चीज़ के ऊपर आपने रन करना है। सही है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी लार्ज। ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि जितने ज़्यादा आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वेरिएबल आपके पास आएंगे, और तभी आपको ये सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से वास्ता पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका सैंपल छोटा है तो आपको इनसे वास्ता नहीं पड़ेगा। सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज और टू लर्न ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सही है। उसके बाद ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद फॉर कंपैरिजन पर्पस द डेटा मस्ट बी इन ओरिजिनल यूनिट्स। ये तो ऑब्वियसली इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं, ओरिजिनल यूनिट्स आपने नहीं कन्वर्जन वगैरह नहीं करने। सो दिस इज व्हाट द एजम्पशंस आर। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स। उसके बाद ये ओवरव्यू है, आप देख लेना कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह क्या है, काउंट्स प्रोपोर्शन का स्क्वायर टेस्ट क्या है। उसके बाद एनोवा, एफ टेस्ट, ये हमने नहीं पढ़े, बट डोंट वरी, ये हम सारे एक 1 by 1 कवर करते जाएंगे आगे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसको कवर करना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ आई रियली ट्राई कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हो, क्योंकि ये चीज़ें सारे आपको क्लास के अंदर भी बताई जाती है बट ऑर्गेनाइज नहीं होती। पहले दिन के अंदर ही आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है तो आपका रिसर्च से दिल उठ जाता है। हालांकि इट्स 6th लेसन और मैंने जो बायोस्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाई है दैट आर वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो आपको डराना मकसद नहीं है, आपको सिखाना मकसद है। इंशाल्लाह इन सब को हम कवर करेंगे जब आपका ये सारे सेशन कंप्लीट होंगे, सारे लेसन कंप्लीट होंगे। सो यू वोंट बी लेफ्ट विथ एनीथिंग अनटच्ड या अनअटेंडेड या अनडिस्क्राइब्ड या नॉन डिस्क्राइब्ड, जो भी है। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश बट कुछ भी हो, सही है। तो इंशाल्लाह इसमें अगर कोई चीज़ रह भी गई हो तो हम उसको कवर करेंगे बाद में किसी जगह। हाँ, उसके बाद आई एम रियली थैंक यू यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। उसके बाद अब क्या है, कुछ भी नहीं रहा। आज का सेशन मे बी थोड़ा बोरिंग हो फॉर सम पीपल, बट आई हैव ट्राइड अ लॉट कि थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।